Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइमिंग डायग्राम देखा था। किसका टाइमिंग डायग्राम देखा था हम लोगों ने? 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर का। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे Q0 आउटपुट दे रहा था विथ निगेटिव एज ट्रिगर ऑफ द क्लॉक पल्स, यानी जहां जहां क्लॉक पल्स निगेटिव हो रहा था वहां वहां Q0 क्या हो रहा था? आपका कॉम्प्लीमेंट होता जा रहा था। ठीक है, जैसे फर्स्ट पे यहाँ कॉम्प्लीमेंट हुआ 0 से 1 हो गया, सेकंड पे यहाँ कॉम्प्लीमेंट हुआ 1 से 0 हुआ, सो ऑन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में काफी डिटेल से बात किया था और देखा था कि इससे हम लोग ट्रूथ टेबल जब बनाते हैं तो वो कैसे चेंज कर रहा है। यानी पहले क्लॉक पल्स पर क्या हो रहा था? 001 मिल रहा था हम लोगों को, जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1 होता है। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या मिल रहा था? 010 मिल रहा था, जैसे यहाँ देखते थे 010 मिल रहा था नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे, जिसका इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता था? 2। यहाँ मिल रहा था 011, जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 3 एंड सो ऑन। तो 0 1 2 3 4 सो ऑन कहां तक जा रहा था? ये 7 तक जा रहा था। और उसके बाद जैसे ही हम लोग 8वां क्लॉक पल्स देख रहे थे वहां पे क्या हो रहा था? फिर से ये 000 हो जा रहा था। यानी 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर कहां से कहां तक काउंटिंग कर रहा था? 0 से लेकर 7 तक काउंटिंग कर रहा था और उसके बाद फिर से रिपीट हो जा रहा था 000 से। ओके, तो ये हम लोग देख लिया कि काउंटर कैसे वर्क करता है, यानी काउंटर काउंटिंग कैसे करता है। तो एक देखा एग्जांपल लेके, यही देखा हम लोग 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर लिया और ये क्या था? अप काउंटर था, तो इसलिए ये 0 से शुरू हुआ और कहां तक काउंटिंग करने के बाद कहां तक मिला? 111 तक गया, 7 तक गया और उसके बाद फिर से ये 000 हो गया। तो ये अप काउंटिंग किस तरह से होता है ये हम लोग टाइमिंग डायग्राम से समझा और इसका ट्रूथ टेबल ड्रा किया। अब हम लोग आज देखेंगे कि काउंटर कैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन करता है। इसको जरा समझ लें कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन काउंटर में कैसे होता है। अगर ये समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक क्या है देखेंगे हम लोग कि पहले अप काउंटर देख लिया, आज हम लोग देखेंगे डाउन काउंटर के बारे में। ओके, तो इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये टाइमिंग डायग्राम किसका है? उसी का है। 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर का टाइमिंग डायग्राम है, जो स्मॉल में था, मतलब छोटा था, 6 क्लॉक पल्स ही जा रहा था। और नए वाले में हम लोग क्या देखा था? पूरा कंप्लीट हम 9 क्लॉक पल्स ड्रा करके दिखाया था। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये कम है। क्लॉक पल्स यहाँ पे क्या है? कम है, इसको और बढ़ाना था, एक्सटेंड करना था। लेकिन यहाँ से हम लोग समझेंगे कि यहाँ कैसे, मतलब आपका जो काउंटर है वो कैसे फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है। मतलब इन द सेंस कि ये आपका काउंटर है, ये क्या है? 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है। यहाँ अगर आपने कोई क्लॉक दिया, इसका फ्रीक्वेंसी f है, तो ये इसके आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो क्या हो जा रहा है? f/2 हो जा रहा है, यानी हाफ हो जा रहा है। इसके आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए वो हो जा रहा है f/4। और यहाँ पे जो आएगा आउटपुट पे वो क्या हो जाएगा? f/8। ये कैसे होता है इसको हम लोग देखने जा रहे हैं आज। ठीक है, तभी हम लोग कह पाएंगे कि काउंटर जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन का काम करता है। तो देखिए इस क्लॉक पल्स को ध्यान से देखिए। इस क्लॉक पल्स में क्या? ये लो है, ये हाई है। अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक ये क्या होगा? टाइम पीरियड होगा क्लॉक का। फिर यहां से यहां तक क्या होगा? दूसरा टाइम पीरियड होगा। सो ऑन चलता रहेगा, ऐसे ही होगा ना ये। अब हम बात करें इसका, मान लीजिए टाइम पीरियड जो है, यानी इस क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? t है। ठीक है, ये Q0 जो है उसका टाइम पीरियड कितना है? यहां से लेके पूरा यहां तक ऑफ है और यहां से लेके पूरा यहां तक ऑन है। तो यहां से यहां तक ये जो टाइम पीरियड होगा ये Q0 का टाइम पीरियड होगा, Q0 का होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? एक t यहां से यहां, दूसरा t यहां से यहां, तो ये कितना हो जाएगा टाइम पीरियड? 2t हो जाएगा ना। तो देखिए अगर क्लॉक का टाइम पीरियड t है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 1/f। ठीक है, यानी सॉरी फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 1/t, यानी कितना हो जाएगा? f, यही ना होगा। तो हम बात करें Q0 का। Q0 का क्या हो रहा है? टाइम पीरियड कितना हो रहा है? 1/2t। 1/2t का मतलब कितना हो गया? इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1/2t। 1 यानी इसका टाइम पीरियड कितना है? 2t है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1 टाइम पीरियड होता है, यानी 1/2t हो जाएगा। 1/2t को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 1/t क्या है यहाँ पे? 1/t f के बराबर है, तो लिख सकते हैं f/2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला जो फ्लिप फ्लॉप है जिसका आउटपुट Q0 है, वहां पे क्या हो रहा है? इसका टाइम पीरियड बढ़ के 2t हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है, इस मतलब Q0 आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है? f/2 हो रहा है। ठीक है,
सिमिलरली अगर Q1 की बात करेंगे तो Q1 में देखिए कहां से कहां तक ऑफ है, कहां से कहां तक ऑन है, तो ये पूरा क्या है ऑफ है और ये पूरा ऑन है। तो यहां से यहां क्या है 2T है और फिर यहां से यहां 2T, तो ये टोटल कितना हो गया टाइम पीरियड 4T हो गया। टोटल कितना हो गया 4T। तो अब हम बात करें इस यानी Q1 का अगर फ्रीक्वेंसी बात करें, Q1 का टाइम पीरियड जो है कितना है, टाइम पीरियड 4T है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है 4T है, टीपी कर लेते हैं इसको टाइम पीरियड, तो 4T है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड यानी 1 बाई 4T मीन्स कितना F बाई 4, ये नहीं होगा, ये F हो जाएगा और ये 4 हो गया, तो F बाई 4 यानी Q1 का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इनिशियल फ्रीक्वेंसी का डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। सिमिलरली Q2 में जो आउटपुट आएगा उसका क्या हो जाएगा, तो ये देखिए पूरा यहां से यहां तक क्या है, एक टाइम पीरियड इसका कितना है 8T, तो ये क्या हो जाएगा F बाई 8 हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग देखा यहाँ से कि कैसे कैसे आपका एसिंक्रोनस काउंटर में जब हम लोग पहले फ्लिप फ्लॉप से जो आउटपुट ले रहे थे तो क्लॉक का जो फ्रीक्वेंसी था F था, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है सेकंड क्लॉक के लिए वो क्या हो जा रहा है F बाई 2 हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, क्योंकि ये क्या है हर निगेटिव स्टिगर पे ये टगल करता है। तो क्या होता है दो निगेटिव स्टिगर मिलकर एक टगलिंग इसका कंप्लीट करता है यानी ऑन ऑफ का साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसीलिए इसका टाइम पीरियड ट्वाइस हो जाता है, जबकि फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है हाफ हो जाता है। जबकि अगला हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा F बाई 4, नेक्स्ट बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा F बाई 8, यानी हर एक फ्लिप फ्लॉप क्या करता है फ्रीक्वेंसी को हाफ करता जाता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड करता जाता है, ठीक है। तो हर एक फ्लिप फ्लॉप डिवाइड कर रहा है, डिवाइड बाई 2 से कर रहा है, तो आउटपुट में फाइनली कितना हुआ F बाई 2, F बाई 4, F बाई 2, F बाई 8। तो ये कितना है 8 क्या है, नंबर ऑफ स्टेट है। मैंने कहा था कि 3 बिट बाइनरी रिपल काउंटर जब हम लोग देख रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3, और फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है, मैंने अब रिलेशन लिखा था, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टेट होता है, 2 टू द पावर n होता है। तो नंबर ऑफ स्टेट इसमें कितना हो जाएगा, कितना स्टेट है इसमें, नंबर ऑफ स्टेट 8 है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप जितना होता है उसका क्या होता है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप स्टेट होता है, नंबर ऑफ स्टेट। तो 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 3 F बाई कितना हो जाएगा F बाई 8 हो जाएगा, F बाई 8 क्लियर है। तो ये अगर हम लोग 3 बिट देखा तो F बाई 8 हो गया, अगर हम लोग 4 बिट देखते तो कितना हो जाता है F बाई 16 हो जाता, अगर 2 बिट देखते तो कितना होता है F बाई 4 हो जाता। क्लियर समझ में आया कि आपका एसिंक्रोनस काउंटर या कोई भी काउंटर फ्रीक्वेंसी डिवीजन कैसे करता है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन समझने के लिए हम लोग क्या ड्रा किया, टाइमिंग डायग्राम, और टाइमिंग डायग्राम से हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन समझा कैसे होता है, ठीक है। साथ में इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, टाइमिंग डायग्राम से दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था वो क्या था, टाइमिंग डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आपका काउंटर काउंट करता है। तो ये काउंटिंग देखा था कैसे काउंट करता है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, इस तरह से आउटपुट चेंज हो रहा है हर बार। तो जब आउटपुट चेंज हो रहा है तो यही आउटपुट को क्या करता है काउंटर, इस बाइनरी आउटपुट को डिसिमल में कन्वर्ट करता है। तो 0 0 0 पहले 0 देता है, फिर अगला काउंटिंग होता है 0 0 1 यानी 1 होता है, फिर अगला काउंटिंग होता है 0 1 0 यानी 2 देता है, फिर 0 1 1 यानी 3 होता है। तो 0 से लेकर 7 तक इस तरह से काउंटिंग करता है, और उसके बाद फिर से क्या हो जाता है 0 0 0 हो जाता है। ये क्लियर, इतनी सारी चीजें बातें क्लियर हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं आज का मेन टॉपिक। तो हम लोगों ने देखा, अभी तक देखा क्या देखा है, हम लोगों ने देखा कि अप काउंटर के बारे में देख लिया कि अप काउंटर कैसा होता है, 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर देख लिया हम लोग। आज हम लोग देखेंगे 3 बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। तो देखिए अप काउंटर और डाउन काउंटर में क्या फर्क होता है पहले वो समझ लें। तो अप काउंटर में क्या होता है, ये जो आउटपुट है Q0 यानी Q आउटपुट है, Q और Q बार 2 आउटपुट होता है। तो Q जो होता है वो हमेशा निगेटिव एज ट्रिगर के क्लॉक से कनेक्ट होता है, ये अप काउंटर में होता है। आपको पहचानने के लिए मिलेगा तो ध्यान देंगे कि Q अगर निगेटिव एज ट्रिगर के क्लॉक पल्स से कनेक्टेड है तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाएगा, ऐसा काउंटर क्या कहलाएगा, अप काउंटर कहलाएगा। अगर हम Q बार को यहां लाकर इसके क्लॉक पल्स से कनेक्ट कर दें, यानी इसको हटा दें और यहां से Q बार को लाकर इसके क्लॉक पल्स से कनेक्ट कर दें, तब कैसा काउंटर बन जाएगा, उस काउंटर का नाम होगा डाउन काउंटर। वो कैसे काउंटिंग करेगा, वो हायर से लोअर काउंट करेगा, जबकि ये क्या काउंट करता है, लोअर से हायर वैल्यू की तरफ काउंट करता है। ओके, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करना शुरू करेगा। सिर्फ क्या करना है, Q बार को क्लॉक के निगेटिव स्ट्रिगर से ले आके जोड़ देना है, इसको हटा देना है, इसको ले आके कनेक्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा डाउन काउंटर। तो देखिए पहले टाइप का जो काउंटर डाउन काउंटर हम लोगों ने वही बनाया है कि 3 फ्लिप फ्लॉप लिया, ये JK की जगह हम लोग क्या लिया है, T फ्लिप फ्लॉप लिया है, और इसको क्या किया है, Q बार को ले जाके क्लॉक से कनेक्ट किया, Q बार को ले आके क्लॉक से कनेक्ट किया है। जबकि अप में क्या करते हैं हम लोग, Q को ले आके क्लॉक से कनेक्ट करते हैं। तो ये ऐसा काउंटर क्या कहलाएगा, 3 बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। ओके, क्या कहलाएगा, 3 बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर कहलाएगा।
और दूसरा बात क्या कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए ये क्या है, इसको ध्यान से देखें, ये T3 बिट, इसको अगर हटा दें, ये आउटपुट अगर ना देखें, हम यहाँ पे इसको छोड़ दें और आउटपुट यहीं से लें, ये आउटपुट लें, ये आउटपुट लें और ये आउटपुट लें, ठीक है, यानी Q0, Q1 और Q2 को आउटपुट में ड्रा करें, तो मेरा ये सिंपली हो जाएगा 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर हो जाएगा क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। लेकिन अगर इसको डाउन बनाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, यहां से आउटपुट ना लेके हम इसके कॉम्प्लीमेंट से आउटपुट लेते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट से आउटपुट लेते हैं। मतलब Q0 का क्या है, अगर आउटपुट आप यहां से लेंगे Q0, Q1, Q2 और ऐसे ड्रॉ करेंगे Q2, Q1, Q0, 0 0 0 0 0 1, इस तरह से अगर काउंटिंग करेंगे तो ये अप काउंटिंग होगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह ड्रॉ करेंगे Q2 बार, Q1 बार और Q0 बार, ये लें, तो ये Q2 अगर 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Q1 0 है तो ये कितना 1, ये कितना 1, तो ये कितना 7 है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला क्या हो जाएगा, अगला 0 0 1 है तो ये कितना देगा 1 1 0, यानी कितना हो गया 6 हो गया। फिर अगला क्या हो जाएगा, इसका 6 हो गया। अब आगे देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, 0 1 0 आएगा, 2 आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 1 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। सो ऑन चलता रहेगा, ये कहाँ तक जाएगा 0 0 0 तक जाएगा 0, और उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, फिर से ये 1 1 1 हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, देख रहे हैं कि जब हम लोग इस आउटपुट को ना लेके, यानी Q0, Q1, Q2 को ना लेके, इसको ना लेके, बल्कि आउटपुट यहां से लें Q0 बार, Q1 बार, Q2 बार, अगर इसको आउटपुट में कंसीडर करें तो ऐसा काउंटर क्या कहलाएगा, तब भी ऐसा काउंटर भी कहलाएगा डाउन काउंटर। क्लियर, डाउन काउंटर दो तरीके से बनेगा। क्लियर हो गया। पहला क्या है, यहां Q को क्लॉक से ना जोड़ के बल्कि Q बार को क्लॉक से जोड़ दें, इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे तो ये कहलाएगा डाउन काउंटर। या फिर आउटपुट Q0, Q1, Q2 को ना लेकर बल्कि Q0 बार, Q1 बार और Q2 बार को ले लें, तब ये कहलाएगा डाउन काउंटर। तो देखिए इसी बेसिस पे हम लोग ट्रूथ टेबल बनाया है 3 बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर का, वो देख लें थोड़ा सा। तो देखिए पहला वाला ये है जो फर्स्ट फिगर से है, यानी कि हम बार को ले लें। पहले तो ये अप काउंटिंग होता है, 0 से 7 तक अप काउंटिंग होता है। अगर Q0, Q2, Q1, Q0 को लेंगे तो ये अप काउंटिंग करेगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट को आउटपुट लें Q2 बार, Q1 बार, Q0 बार, तो ये क्या करेगा 1 1 1 1 1 0, इस तरह चलेगा। तो ये हो जाएगा 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 0 हो गया। और इसके नीचे क्या आया, फिर से 7 शुरू हो गया। तो ये क्या हुआ, हायर से लोअर काउंट कर रहा है। अगर हम इसको आउटपुट ले रहे तो ऐसा काउंटर कहलाएगा डाउन काउंटर। ठीक है, तो ये किसका ट्रूथ टेबल है, ये वाला ट्रूथ टेबल है पहला वाले का, इसका जब हम आउटपुट कॉम्प्लीमेंट पे ले रहे हैं। दूसरा वाला क्या है, इसका अगर आउटपुट रख रहे हैं तो इसका तो डायरेक्ट आउटपुट होगा डाउन के फॉर्म में। ये क्या है, हम क्लॉक पल्स को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, डाउन काउंटिंग डायरेक्ट देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ स्टार्ट होगा, जैसे ही 0 आएगा तो ये 1 1 1 देगा। ये आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 हो जाएगा। जैसे इस केस में क्या होता था, अप वाले में 0 0 0 होता था, वैसे ही डाउन वाले में जैसे ही नीचे वाले से बाहर से कनेक्ट करेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा। फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा और ये आउटपुट फाइनली जाके 0 होने के बाद फिर से रिपीट होना शुरू होगा। तो ये क्या है, हायर टू लोअर ऑर्डर जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा डाउन काउंटिंग। ये क्या कहलाएगा, डाउन काउंटिंग, और ऐसा काउंटर कहलाएगा डाउन काउंटर। क्लियर है आप लोगों को ये सारा पॉइंट, आई होप सो। तो इसके बाद देखिए हम लोगों ने एक पॉइंट को नोट करके एक ट्रिक बना लिया है, मतलब एक रूल बना लिया है कि कब आप काउंटर देख के पहचानेंगे, कैसे देख के पहचान लेंगे कि आप काउंटर है, कैसे देख के पहचानेंगे डाउन काउंटर है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक बना लिया है। तो देखिए क्या है, अगर मतलब निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक का क्यू से कनेक्टेड है, निगेटिव एज ट्रिगर अगर क्यू से कनेक्टेड है तो वैसा काउंटर कहलाएगा अप काउंटर। जैसे एग्जांपल ये वाला देखा था अभी हम लोग, यही ना देख रहे थे, निगेटिव एज ट्रिगर क्यू से कनेक्टेड है, ठीक है, तो कहलाएगा अप काउंटर। अब निगेटिव एज ट्रिगर अगर क्यू बार से कनेक्टेड हो जाए, तो अभी हम लोग देखा ये चीज उल्टा कर दिया था, करके देखा था, ये देखिए निगेटिव एज ट्रिगर हम लोग क्यू बार से कनेक्ट कर दिया, तो ये काउंटर क्या कहला रहा था, डाउन काउंटर कहला रहा था। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसको उल्टा कर दें, निगेटिव को पॉजिटिव बना दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पॉजिटिव कर देंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, क्यू बार करना पड़ेगा। तो ये देखिए पॉजिटिव कर दिया इसको और इसको भी उल्टा कर दिया क्यू बार, तो क्या हो गया, अप काउंटर ये भी था, ये भी अप काउंटर हो गया। इसको अगर उल्टा कर दें तो ये क्या हो, ये डाउन काउंटर, ये भी डाउन काउंटर, यानी ये निगेटिव था क्यू बार से कनेक्ट था, हम पॉजिटिव करके क्यू से कनेक्ट कर दें तो ये भी डाउन काउंटर हो जाएगा। तो ये दोनों डाउन और ये दोनों अप। पहचानने का तरीका एकदम सिंपल, याद रखिएगा, निगेटिव एज ट्रिगर अगर क्यू से कनेक्टेड हो तो आप बस उसका उल्टा करते जाइए, सब मिल जाएगा आपको चारों। क्लियर, ठीक है, ये एक ट्रिक है, एक तरह से कह सकते हैं सिंपल ट्रिक, जो आप देख के किसी भी काउंटर को आप देख के बता सकते हैं। जैसे ये काउंटर कहीं रख दिया गया, आप फट से देखिएगा वो निगेटिव एज ट्रिगर है और क्यू बार से कनेक्टेड है। निगेटिव एज ट्रिगर जब क्यू बार से कनेक्टेड होता है और डाउन होता है, याद होगा ट्रिक, अप्लाई कर देंगे, डाउन काउंटर है। जैसे ही देखेंगे निगेटिव एज ट्रिगर क्यू से कनेक्टेड है, ये अप काउंटर है।
ठीक है, अगर देखेंगे पॉजिटिव स्ट्रीक रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है और क्यू से कनेक्ट रहता है, कहते डाउन, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोगों को बात करना है वो है नॉन बाइनरी रिपल काउंटर। अभी तक हम लोगों ने देखा बाइनरी रिपल काउंटर तक देख लिया। बाइनरी और नॉन बाइनरी रिपल काउंटर में क्या फर्क मैंने बताया कि बाइनरी रिपल काउंटर में क्या देख रहे थे अभी तक, अगर मान लीजिए 3 बिट सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर बना रहे थे तो उसका काउंट कहां से कहां तक जा रहा था, उसका काउंट जा रहा था आपको 0 से लेके 7 तक, ये नहीं जा रहा था। अगर 3 बिट बाइनरी काउंटर बना रहे थे तो उसका काउंट कहां से कहां तक जा रहा था, 0 से, अभी हम लोग देखा 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर देखा ना, 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर, तो इसमें क्या देखा था, कहां से कहां तक काउंट जा रहा था, 0 से लेके 2 to the power n -1 तक जा रहा था, यही तो जाता ना, यहाँ 0 से लेके 7 तक काउंट कर रहा था। और टोटल स्टेट कितना होता है, 2 to the power n, स्मॉल एन, ये स्मॉल एन और कैपिटल एन याद रखिएगा। कैपिटल एन जो होता है वो नंबर ऑफ स्टेट होता है और ये स्मॉल एन जो होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। तो याद रखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों इक्वल होता है, किसके लिए ये दोनों इक्वल होता था, बाइनरी के लिए, बाइनरी काउंटर के लिए। कि जैसे हम लोग को बोला जाए कि 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर बनाना है, तो 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर का मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप होगा, n बराबर 4 हो जाएगा, ये सॉरी फ्लिप फ्लॉप n बराबर 4 हो जाएगा, तो कितना स्टेट हो जाएगा, कैपिटल N कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 स्टेट के बराबर हम लोग काउंटिंग शुरू किया, सिंपली 0 से लेकर 15 तक काउंटिंग किया और कह दिया कि ये जो काउंटर हो जाएगा वो कहलाएगा 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस अप काउंटर कहलाएगा, ठीक है। और या फिर इसको कह सकते हैं 4 बिट बाइनरी अप काउंटर, क्लियर। लेकिन अगर हमको बोला जाए कि नॉन बाइनरी काउंटर बनाना है, नॉन बाइनरी का मतलब हमको पूरा स्टेट काउंट नहीं करना है, पूरा स्टेट काउंट नहीं करना है, यानी 0 से 15 पूरा काउंट नहीं करना है, यानी टोटल 16 जो स्टेट है वो पूरा नहीं काउंट करना है। जैसे हमको कहा जाए मॉड 12 काउंटर बनाना है, मॉड 12 का मतलब क्या हो गया, ये जो काउंटर होगा वो टोटल 12 स्टेट को काउंट करेगा। टोटल कितना स्टेट को काउंट करेगा, 12 स्टेट को ये काउंट करेगा, जबकि इसमें मैक्सिमम काउंट कितना हो सकता था, 16 स्टेट। क्यों, क्योंकि जब मॉड 12 बनाना होगा हम लोग जानते हैं कि 3 बिट काउंटर बनाना, बोले 3 फ्लिप फ्लॉप से हम लोग कितना काउंटर, कैसा काउंटर बनाते हैं, तो 3 बिट काउंटर बनाते हैं। अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है तो ये कितने बिट काउंटर बनाएगा, 3 बिट काउंटर बनाएगा और ये कहां से कहां तक काउंट करेगा, 2 to the power 3, यानी कि कितना 8 स्टेट को काउंट करेगा, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक ही काउंट करेगा। जबकि हमको क्या बनाना है, मॉड 12, तो हमको कितना फ्लिप फ्लॉप लेना होगा, 4 लेना होगा। 4 लेंगे तो ये कितना तक काम करेगा, ये 4 बिट काउंटर कहलाएगा और ये कहां से कहां तक काउंट करेगा, 0 से लेकर 15 तक, टोटल 16 स्टेट काउंट करेगा। तो 16 स्टेट काउंट करेगा तो इसमें आ जाएगा 12 इसी में आ जाएगा। तो यानी अगर हमको मॉड 12 बनाना है तो कौन सा लेना पड़ेगा काउंटर, काउंटर लेना पड़ेगा नॉन बाइनरी। काउंटर का नाम क्या होगा, नॉन बाइनरी काउंटर। नॉन बाइनरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें टोटल स्टेट हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसमें जो हमको यूजफुल है उतना ही स्टेट तक काउंट करेंगे और यूजलेस स्टेट जो है अनयूज्ड उसको हम लोग छोड़ देंगे। जैसे सबसे पॉपुलर जो काउंटर जनरली यूज होता है वो है मॉड 10 काउंटर, बहुत जगह देखा क्वेश्चन में भी आपको आता है, डिजाइन मॉड 10 एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। तो मॉड 10 एसिंक्रोनस काउंटर का मतलब क्या हो गया कि ये 0 से लेके 10 तक जाएगा और जैसे ही 10 होगा तो उसके बाद ये 000 हो जाएगा, ये 000 हो जाएगा। तो ऐसा काउंटर कहलाएगा मॉड 10 काउंटर। तो हम लोग देखेंगे मॉड 10 काउंटर डिजाइन करके, तो ये मॉड 10 काउंटर किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये नॉन बाइनरी का एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ जहां तक मॉड है वहां तक काउंट करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाकी जो स्टेट है वो 6 स्टेट इसका 0 से लेकर 10 तक जाएगा और बाकी जो हो गया 11 से लेकर 15 तक ये इसका अनयूज्ड स्टेट हो जाएगा, ठीक है। ये 10 स्टेट को काउंट करेगा, जैसे ही 10 पहुंचेगा ये 10 तक बल्कि काउंट नहीं करेगा बल्कि 9 ही तक काउंट होगा और जैसे ही ये 10 पहुंचेगा ये रिसेट हो जाएगा और रिसेट होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से 000 हो जाएगा। ओके, तो इस काउंटर का नाम हो जाएगा मॉड 10 काउंटर। तो आज हम लोग इसी को देखने जा रहे हैं। तो देखिए नॉन बाइनरी रिपल काउंटर, डिकेड काउंटर, इसको दूसरा नाम दे सकते हैं डिकेड काउंटर, और मॉड 10 काउंटर हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कोई भी आ जाएगा, नॉन बाइनरी रिपल काउंटर कोई भी हो सकता है, मॉड 10, मॉड 12, मॉड 14। आपके क्वेश्चन में एक बार पूछा हुआ मॉड 14 काउंटर, तो यही है, इसका एग्जांपल है नॉन बाइनरी काउंटर का। तो उसमें क्या होना होगा, 0 से लेकर 14 तक जाएगा, जैसे ही 14 पहुंचेगा वो रिसेट हो जाएगा, फिर से 000 हो जाएगा, यानी 15 आएगा ही नहीं। 14 पे जैसे ही पहुंचेगा वो 000 हो जाएगा फिर से आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमको डिजाइन करना है, मॉड 10, यानी ये 10 पे जैसे ही पहुंचेगा फिर ये क्या हो जाएगा, 000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या करेगा, ये कहलाएगा मॉड 10 रिपल काउंटर। ओके, तो देखिए मॉड 10 बनाना है तो हम बताया था एक रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, वो क्या है, वो ये है कि हमेशा n जो होना चाहिए, n क्या है, नंबर ऑफ स्टेट है, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेट है, वो हमेशा छोटा होगा किससे, 2 to the power n से, लेस देन इक्वल टू 2 to the power n होगा।
और बताया था, क्या बताया था, ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, log 2 to the power n पे डिपेंड करता है। तो अभी आपको क्या चाहिए, 10 चाहिए, 10 चाहिए ना। n क्या होना चाहिए, n को बड़ा होना चाहिए, किससे, इससे बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होने के लिए क्या होना होगा, n का वैल्यू अगर आप 10 रखिएगा तो log 2 to the power 10, 2 to the power 10 क्या है, 2 to the power 3 से बड़ा है, यानी आप इसका वैल्यू अगर निकालेगा log 2 to the power 10 तो ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग 3.12 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये 3.12 तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमेशा इंटीजर होगा, यानी फ्लिप फ्लॉप कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से होगा ना। ऐसा थोड़ा होगा कि 3.12 फ्लिप फ्लॉप ले लें, ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, n को ग्रेटर देन लेते हैं इससे। तो ये क्या है, 3.12 है, तो 3.12 से जस्ट बड़ा कौन होगा, 4। 3.12 से जस्ट बड़ा कौन होगा, 4 होगा। तो यानी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना हो जाएगा, मॉड 10 काउंटर के लिए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी काउंटर को डिजाइन करने के लिए, कि कौन सा काउंटर डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, कोई मॉडुलस काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, तो देखना है कि मॉड का वैल्यू कितना कर रहे हैं। यहाँ मॉड 10 का वैल्यू मॉड 10 था, तो हम लोग 10 को क्या किया, 10 को कन्वर्ट करना था कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना होगा। तो ये बता दिया मैंने कि n जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है log 2 to the power n के, ठीक है। तो यहाँ n क्या होगा, 10 होगा, इससे जब वैल्यू निकालेगा तो ये आएगा 3.12 समथिंग आएगा। तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इतना, तो इससे बड़ा कौन होगा, n इक्वल टू 4। तो वैसे ही आप अगर 12 का लेके चलिएगा, 14 का लेके चलिएगा, कोई भी लेके चलिएगा, ये n इक्वल टू 4 में आ जाएगा। अगर आप इससे आगे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 17 मॉड 17 काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, तो मॉड 17 में क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू log 2 to the power 17 हो जाएगा, और log 2 to the power 17 निकालिएगा तो आएगा 4.2 समथिंग आएगा, मान लीजिए, ठीक है। तो 4.2 आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ा कितना होगा, यानी 5 फ्लिप फ्लॉप लेना पड़ेगा। तो ये ऐसे डिसाइड करना है आपको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना यूज होगा काउंटर में। तो सिंपल हो गया, आप समझ में आ गया कि मॉड 10 काउंटर बनाना है तो आपको फ्लिप फ्लॉप कितना चाहिए होगा, 4, ठीक है। तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप लेके चल रहे हैं, टी लेके चलें या जेके लेके चलें, दोनों लेके चल सकते हैं हम। 4 टी फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, ठीक है। यूज्ड स्टेट यहाँ कहां से कहां तक होगा, 10 तक होगा, 0 से 10 तक काउंट करेगा, और अनयूज्ड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब बच जाएगा 10 पे जैसे ही पहुंचेगा ये रिसेट कर देगा, रिसेट कर देगा मतलब फिर से आउटपुट आपका 0 0 0 हो जाएगा। ओके, तो देखिए काउंटर किस तरह से काउंट करेगा, पहला क्लॉक पर 0 0 0 रहेगा, जैसे ही पहला आएगा तो 1 स्टार्ट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे ही 10 पहुंचा 1 0 1 0 पहुंच गया, वैसे ही आपका 11वां जैसे ही क्लॉक पल्स आएगा ये क्या कर देगा, मेमोरी को क्लियर कर देगा, यानी Q3 को भी 0 कर देगा, Q2 को भी 0 कर देगा, Q1 को भी 0 और Q0 को भी 0, सबको रिसेट कर देगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 हो जाएगा, और फिर से यहाँ से काउंटिंग शुरू हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 10 आएगा, फिर जैसे ही 11वां क्लॉक पल्स आएगा फिर 0 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो आफ्टर ईच 10 काउंट अगेन काउंटर रिसेट हो जाएगा, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0 0 0, फिर से स्टार्ट हो जाएगा 0 0 0 से, इसलिए इसका नाम है मॉड 10 काउंटर। यानी 10 तक तो ये काउंट करेगा, लेकिन 10वां जैसे ही आएगा वो रिसेट कर जाएगा, 10 जैसे ही मिलेगा उसको वो क्या करेगा, रिसेट कर देगा, रिसेट करने के बाद क्या कर देगा 0 0 0 मेमोरी को कर देगा। तो देखिए कैसे डिजाइन करते हैं मॉड 10 काउंटर, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, एक बार आप समझ जाएंगे हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपके साथ ये हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, हमको मॉड 10 काउंटर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल मैं आपको समझाते जाता हूँ, दिखाते जाता हूँ, चीज अच्छा रहेगा, एक बार बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद पिक्चर दिखाऊंगा, डायरेक्ट अच्छा रहेगा। देखिए मॉड 10 बनाना है तो पहला काम क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना लेना है, T4 लेना पड़ेगा। क्यों 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बताया कि n बराबर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू log 2 to the power n होता है, वो करके दिखाया तो 4 आया, ठीक है। 4 फ्लिप फ्लॉप आ गया, साथ में कौन सा किस टाइप का फ्लिप फ्लॉप लेंगे हम लोग, यहाँ पे T फ्लिप फ्लॉप लेंगे, और क्लॉक कैसा होगा, निगेटिव स्ट्रिगर होगा, ये सारा चीज पता है। तो 4 फ्लिप फ्लॉप ले लें, मैं एक बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे तो बनाया मैंने बनाया था आपके लिए, लेकिन बना के दिखाना ज्यादा अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबको निगेटिव स्ट्रिगर दे रहे हैं, जितना भी काउंटर अभी हम लोग पढ़े हैं सब में क्या है, निगेटिव स्ट्रिगर। अप काउंटर बनाना है ये आपको, तो अप काउंटर के लिए क्या है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये LSB होगा, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप क्या है आपका, क्लॉक यहाँ कनेक्टेड है, तो ये LSB फ्लिप फ्लॉप होगा, इसलिए Q0 होगा, Q0 बार ये होगा, इसका नाम देंगे T0, ये T1, ये T2, ये T3, ये क्या हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q1 बार, ये Q2, ये हो जाएगा Q2 बार, ये हो जाएगा Q3, ये हो जाएगा Q3 बार, हो गया। तो ये मैंने बनाया 4 बिट काउंटर बनाया,
कौन सा काउंटर? रिपल काउंटर। लेकिन हमको क्या बनाना? 4 बिट रिपल काउंटर बनाना, लेकिन मॉड 10 लगे होना चाहिए, यानी 10 पे जाके ये रीसेट कर देना चाहिए। तो ये अगर हम जनरल बात करेंगे, इन जनरल, तो ये ऐसा काउंटर होगा जो क्या करेगा? काउंट करेगा 0 से लेके 15 तक काउंट करेगा, टोटल 16 स्टेट को ये काउंट करेगा। लेकिन हम चाहते हैं ये 16 स्टेट ना जाए, बल्कि 10 पे जाके ये रीसेट कर जाए। तो 10 के लिए क्या होता है? देखिए 10 कैसे होगा? 10 होता है 1 0 1 0, यही ना 10 होता है बाइनरी में। तो ये क्या है? आपका MSB है, तो ये Q3 होगा, ये Q2 होगा, ये Q1 होगा, ये Q0 होगा, क्योंकि ये MSB फ्लिप फ्लॉप होता है, मालूम है आपको, ये MSB फ्लिप फ्लॉप होता है, या LSB फ्लिप फ्लॉप होता है। ओके, तो क्या करना है कि जब आपको ये आउटपुट मिले, यानी Q3 पे आपको 1 मिले, Q2 पे आपको 0 मिले, Q1 पे आपको 1 मिले और Q0 पे जब 0 आ जाए, तब क्या करें? ये फ्लिप फ्लॉप पूरा के पूरा सबका मेमोरी क्या हो जाए? क्लियर हो जाए और ये कन्वर्ट हो जाए 0 0 0 में। ये आपका टारगेट है, यही टारगेट है ना, यही करना चाहते हैं हम लोग कि जैसे ही इतना काउंटिंग शुरू हुई, आगे ना बढ़े, 11 ना बढ़े, बढ़ के यहाँ से रीसेट हो जाए। तो रीसेट होने के लिए हम लोग मालूम है कि एक क्लियर टर्मिनल होता है, यहाँ पे क्लियर बताया हम लोगों ने एक पहले लेक्चर में, हम लोगों ने बात किया था कि क्लियर इनपुट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इस क्लियर इनपुट में क्या होता है? जैसे ही क्लियर इनपुट में 0 जाता है, जैसे ही क्लियर इनपुट में 0 जाता है, तो ये क्या कर देता है? आउटपुट को क्लियर कर देता है, यानी सब में 0 0 0 भेज देता है। Q3 भी 0 हो जाएगा, Q2 भी 0 हो जाएगा, Q1 भी 0 हो जाएगा, Q0 भी 0 हो जाएगा। जैसे ही ये आपको 0 यहाँ पे आ जाएगा, अगर मान लीजिए इसके इनपुट पे ये क्लियर है ना, क्लियर है, इसके इनपुट पे अगर 0 आ जाएगा तो ये सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके इनपुट में क्या कर रहे हैं? एक नैंड गेट कनेक्ट कर रहे हैं। कोई सा भी लॉजिक गेट आप कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे यहाँ पे, लेकिन मोटिव क्या होना चाहिए आपका, वो मैं बता रहा हूँ मैं। तो ये क्या है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे? एक नैंड गेट कनेक्ट करेंगे, और नैंड गेट इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि उसके इनपुट में कौन कौन जाना जाएगा? ये एंड है, इसको हम नैंड बना लें, नैंड बना लिया, ठीक है। तो नैंड का आउटपुट अगर यहाँ पे 0 आ जाए, अगर यहाँ पे 0 आ जाए, तो ये इसको क्या कर रहा है? क्लियर को 0 0 0 देने लगेगा, ये नहीं हो जाएगा। अगर नैंड के आउटपुट में 0 आ जाए तो ये सबको 0 0 0 देने लगेगा, और जैसे ही सबको 0 0 0 मिलेगा, सबका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसके इनपुट में क्या अप्लाई करेंगे? ये 1 1 अप्लाई कर देंगे। नैंड का आउटपुट 0 कब होगा? जब ये दोनों 1 1 होगा। यही नहीं मालूम है कि जब नैंड का आउटपुट सिर्फ एक ही केस में 1 होता है, जब दोनों, सॉरी, नैंड का आउटपुट एक ही केस में 0 होता है, जब दोनों इनपुट 1 हो। दोनों इनपुट 1, इसमें कौन इनपुट 1 है? Q3 और Q1 का इनपुट, Q1 का आउटपुट, Q3 और Q1 का आउटपुट क्या है? 1 है। तो Q3 कहाँ है मेरा? ये है। हम इसको लाके यहाँ जोड़ दें ऐसे, ठीक है, इसको लाके यहाँ जोड़ दें। और Q1 कहाँ है मेरा? ये है। इसका आउटपुट लाएं यहाँ से उठा के और ऐसे लाके यहाँ जोड़ दें, जोड़ दिया। तो अब देखिए, जब ये काउंटर वर्क करना शुरू करेगा तो ये काउंट करता रहेगा, हर केस में ये यहाँ पे क्या आता रहेगा? 1 आता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब देखिए मान लीजिए 0 0 0 हुआ, 0 0 1 हुआ, तो ये Q3 है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q0 है। तो देखिए Q3 और Q1 का वैल्यू क्या है? 0 0 है। 0 0 आएगा तो ये क्या देगा? 1 देगा। 1 देगा तो ये क्लियर वर्क नहीं करेगा। ये क्लियर टर्मिनल कब वर्क करेगा? कब इसको आउटपुट को सारे को 0 करेगा? जब यहाँ पे 0 आएगा। तो 0 कब आएगा? ये पहुंचते पहुंचते चलते चलते जैसे ही यहाँ पे आएगा, कितना आएगा? 1 0 1 0। जैसे ही ये काउंट 0 0 बढ़ते बढ़ते कितना पे पहुंचेगा? 10 पे पहुंचेगा। तब यहाँ पे मिलेगा इसको Q3 पे 1 मिलेगा और Q1 पे 1 मिलेगा। तो Q3 और Q1 पे जब 1 आएगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिक 0 देगा, और ये जब 0 होगा तो ये सारे मेमोरी को क्या कर देगा? 0 कर देगा। यानी 10 के बाद जो अगला क्लॉक पल्स आएगा तो ये सारा क्या हो जाएगा? फिर से 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये फिर से 0 0 हो जाएगा तो फिर अगला काउंटिंग शुरू होगा। अगली बार फिर ये 0 0 1 होगा, फिर ये 0 0 1 0 होगा, यानी 1 2 3 4, फिर 10 तक जाएगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जाएगा? फिर से जाएगा 10 तक, ठीक है। और 10 तक जाने के बाद फिर से ये 0 0 0 0 हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यानी ये काउंटर क्या करेगा? बारी बारी से 0 से स्टार्ट करेगा, 10 तक काउंट करेगा। जैसे ही 10 आएगा ये रीसेट कर देगा, यानी क्लियर टर्मिनल क्या करेगा? पूरे के मेमोरी को क्लियर कर देगा और फिर से 0 0 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका मॉड 10 काउंटर। अगर आपको बोल दे क्वेश्चन में डिजाइन मॉड 14 काउंटर, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 14 पे रीसेट होने लगेगा, ठीक है। 14 पे रीसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? तो 14 का बाइनरी क्या होता है? 14 का बाइनरी होता है 1 1 1 0 होता है। Q3 Q2 Q1 और Q0। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 3 इनपुट दिखाएंगे, ठीक है। Q3 Q2 Q1 दिखाएंगे और तीनों को लाके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और ऐसे ही चला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 से लेके 14 तक काउंट करने लगेगा, और ऐसा काउंटर कहलाएगा मॉड 14 काउंटर। तो जिस बिट पे आपको रीसेट करना होता है उसको लाके इसके इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं और आउटपुट में 0 देने लगा। और जैसे ही ये 1 1 1 होने लगेगा तो आउटपुट 0 देगा, 0 देगा, सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका
उस तरह का काउंटर बिहेव करने लगेगा जैसा आप डिजाइन किए हैं। अगर मॉड 10 डिजाइन किए हैं तो ये मॉड 10 के बाद यहाँ 10 पहुंचने के बाद 0 0 0 हो जाएगा। मॉड 14 अगर डिजाइन किए हैं तो 14 पहुंचने के बाद ये 0 0 0 हो जाएगा। मॉड 12 डिजाइन किए हैं तो ये 12 पहुंचने के बाद 0 0 0 हो जाएगा। तो क्लियर आपको समझ में आया आई होप कि मॉड 10, मॉड 14, मॉड 16 कोई भी काउंटर अगर डिजाइन करने के लिए कहे, मॉड 18 कुछ भी, तो कैसे डिजाइन करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करेंगे कितना लगेगा। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करने के बाद डिजाइन करेंगे कि एसिंक्रोनस काउंटर बनाना है कि सिंक्रोनस बनाना है। एसिंक्रोनस बनाना है तो सबके आउटपुट को क्या करेंगे, क्लॉक पल्स से कनेक्ट कर देंगे। अब देखेंगे कि अप बनाना है कि डाउन बनाना है। अगर अप बनाना है तो क्यू को कनेक्ट करेंगे, डाउन बनाना है तो क्यू बार को कनेक्ट करेंगे। ये बन गया अब उतना बिट का। अब क्या करेंगे, कितना पे रिसेट करना है, मॉड कितना पे रिसेट करना है। अगर 12 पे करना है तो क्यू देखेंगे कौन सा बिट 1 है, उसको 1 को यहाँ लाके कनेक्ट कर देंगे। अगर 14 पे रिसेट करना है तो Q3, Q2, Q1 यहाँ पे 3 बिट आ जाएगा, तीनों इनपुट क्या हो जाएगा 1 1 1 होगा, तो ये रिसेट कर देगा। तो इस तरह का काउंटर क्या कहलाता है, मॉड काउंटर कहलाता है। और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मॉड 10 डिजाइन कीजिए, मॉड 12 डिजाइन कीजिए, और साथ में लिखा था डिजाइन मॉड 10 क्या होता है, मॉड 10 एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर, ठीक है। और साथ में लिखा है अप करना है कि डाउन करना है। तो क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन कैसा होगा, डिजाइन मॉड 10, ठीक है, एसिंक्रोनस अप काउंटर, एसिंक्रोनस अप काउंटर, ठीक है। या फिर लिखा जा सकता है डिजाइन मॉड 10 एसिंक्रोनस डाउन काउंटर, या लिखा जा सकता है डिजाइन मॉड 12 सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस अभी हम लोग बात नहीं किया, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं एसिंक्रोनस काउंटर तक का बात किया। ओके, तो यही हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन देखा हम लोगों ने। अब आगे थोड़ी सी और बात कर लें। देखिए, तो अगर हम पूछेंगे कि मॉड काउंटर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मॉड काउंटर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको पता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है भाई, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी तो एफ होता है, मालूम है। तो अब आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जैसे ये देखा अभी हम लोग कितना देखा, ये मॉड 10 था, मॉड 10 था ना, तो मॉड 10 था। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, हम बताया आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमेशा होता है एफ बाई नंबर ऑफ स्टेट। नंबर ऑफ स्टेट का मतलब क्या हो गया, जितना स्टेट को ये काउंट कर रहा है, तो ये कितने स्टेट को काउंट कर रहा है, 10 स्टेट को। मॉड 10 का मतलब क्या, नंबर ऑफ स्टेट 10। 10 के बाद जाने के बाद ये क्या होता है, रीसेट हो जाता है। रीसेट हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, एफ बाई आउटपुट कितना हो जाएगा, एफ बाई 10 हो जाएगा। अगर मॉड 12 डिसाइड करें तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, एफ बाई 12 हो जाएगा। मॉड 14 होगा तो कितना हो जाएगा, एफ बाई 14। यानी जितना मॉड नंबर का काउंटर है आउटपुट फ्रीक्वेंसी उतना ही क्या होगा, एफ बाई मॉड नंबर, एफ बाई मॉड नंबर। मॉड नंबर ही क्या है, इसका स्टेट भी है। तो हम सीधे आपको सबसे पहले शुरू में ही बताया था कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेट होता है, जितना स्टेट को काउंट करेगा। यहाँ मॉड नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ स्टेट को बताता है। जैसे मॉड 10 यानी कितने स्टेट को काउंट करेगा, 10 स्टेट को काउंट करेगा। मॉड 12 कितने को काउंट करेगा, 12 स्टेट को काउंट करेगा। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर। तो यही चीज लिखा गया कि अगर मॉड 10 कर रहे हैं तो एफ बाई 10 हो जाएगा। इसको डिकेड काउंटर अगर बनाना है तो डिकेड काउंटर कहां से कहां तक काउंट करता है, 0 से 9 तक काउंट कर रहा है। हम लोग पढ़ा ना ये इसके बारे में, डिकेड नंबर के बारे में, बीसीडी काउंटर जिसको कहते हैं। तो बीसीडी काउंटर क्या होगा, 10 स्टेट को काउंट करेगा, 0 से 9 तक 10 स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो बीसीडी का अगर काउंटर बनाना हो तो 0 से 9 तक काउंट करेगा। लेकिन मॉड 10 बनाना हो तो 0 से 10 तक काउंट करेगा, और 10 के बाद फिर से वो 0 0 0 होने लगेगा। याद रखिएगा, फर्क है दोनों में, ठीक है। देखिए, एक चीज यहाँ हम लोगों ने एक शॉर्टकट जैसे बताया था कि अप डाउन काउंटर का एक शॉर्टकट बना के रखा था कि अप काउंटर कब होगा, डाउन काउंटर कब होगा। उसी तरह से हम लोगों ने बनाया है कि लॉजिक गेट जो रीसेट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो कौन सा होगा। देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो लॉजिक गेट जो रीसेट करने के लिए यूज किया वो नैंड गेट है ना। नैंड गेट लेके रीसेट किया, सबसे आसान ये लगता है इसलिए मैंने कर दिया। आप एंड लेके भी रीसेट कर सकते हैं, इसको एंड भी लेके रीसेट कर सकते हैं, और भी लेके रीसेट कर सकते हैं, नॉर भी लेके रीसेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इन चारों में से आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट अप्लाई करेंगे। तो देखिए, यही कह रहा है कि कब क्या अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने जो किया है वो क्या है, नैंड है ये वाला। तो नैंड कब होता है, जब क्लियर बार और क्यू का कनेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे बार है, 0 का मतलब क्या है, ये बबल नॉट गेट है। नॉट गेट का मतलब क्या है, ये क्लियर बार है, 0 पे ऑन होगा। क्लियर बार का मतलब 0 पे ऑन होगा, ठीक है। और ये क्या है, इसके इनपुट में क्या है, क्यू कनेक्टेड है, क्यू बार नहीं बल्कि क्यू कनेक्टेड है। देखिए ये क्यू कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वाला भी क्या है, क्यू कनेक्टेड। दोनों का क्यू आउटपुट लाके इसके इनपुट में कनेक्टेड है। तो यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्लियर बार और क्यू आपस में कनेक्टेड हो, क्लियर बार और क्यू कनेक्टेड हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन में जो रीसेट के लिए लॉजिक गेट इस्तेमाल करते हैं वो लॉजिक गेट कौन सा होगा, नैंड गेट होगा, ठीक है। अगर क्लियर और क्यू कनेक्ट हो, मतलब क्लियर बार की जगह हम क्लियर सिर्फ इस्तेमाल करें, तो क्लियर कैसा होगा, देखिए यही मैं समझा देना चाहता हूँ। कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव में आता है डायरेक्ट आपको लॉजिक गेट बना के डायरेक्ट दिया रहेगा, बोलेगा कौन सा लॉजिक गेट है, ठीक है। जैसे ये 3 बिट काउंटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक लॉजिक गेट लगा दिया गया, और लॉजिक गेट को लाके ऐसे जोड़ दिया गया इससे, ये क्या आपका ऐसे जोड़ दिया गया, और इसके क्यू से लाके इनपुट को जोड़ दिया गया। 2 इनपुट है, 2 क्यू से लाके
ला के यहाँ पे जोड़ दिया गया, ठीक है। ये इस तरह से चल रहा है, ये तो चलता ही है काउंटर, मालूम है, ठीक है, रिपल का ऐसा चलता है। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि ये क्यू तो है, क्लॉक से कनेक्टेड है, क्यू क्लॉक से कनेक्टेड है, ये चल रहा है, क्यू है, ये मालूम है, ये क्यू है ऊपर वाला, तो क्यू आके इसके इनपुट में कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पे बार नहीं है, ये क्लियर जो है डायरेक्ट दिया हुआ है, ये बार नहीं, बबल नहीं लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा क्लियर टर्मिनल कहलाएगा। तो क्लियर किससे कनेक्टेड है? क्यू से, क्लियर क्यू से कनेक्टेड है। तो देखिए क्लियर जब क्यू से कनेक्टेड होता है तो यहाँ पे लॉजिक गेट कौन सा इस्तेमाल होगा? एंड गेट इस्तेमाल होगा। यानी ये जो डब्बा बनाए हुए हैं, ये कौन सा लॉजिक गेट होगा डब्बा? ये किस लॉजिक गेट का डब्बा होगा? एंड गेट का लॉजिक गेट होगा। ये क्या होगा? एंड गेट को इंडिकेट करेगा। ऐसा क्वेश्चन आपके गेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये एक बॉक्स बनाया हुआ है और वहां पे दिखाया हुआ है कि कौन सा टर्मिनल किससे जाके कनेक्टेड है और पूछ रहा है कि ये लॉजिक गेट कौन सा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कहाँ से मिलेगा? इस टेबल से। इस टेबल को ध्यान रखेंगे कि क्लियर बार क्यू से कनेक्ट था, नैंड था, अभी क्लियर को क्यू से कनेक्ट किया तो एंड हो गया। अगर क्लियर को क्यू बार से कनेक्ट करेंगे तो नॉर हो जाएगा, क्लियर बार को क्यू बार से कनेक्ट करेंगे तो और गेट हो जाएगा। इसको बैठ के एक बार दिमाग में बैठाइएगा, अपने आप फिट हो जाएगा। बहुत आसान चीज है ये सारा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? अप डाउन काउंटर, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे। अप डाउन काउंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंटर है। ये ऐसा काउंटर है जिसमें क्या होता है? अप काउंटिंग भी होता है और डाउन काउंटिंग भी होता है। मतलब हम दोनों तरह का काउंटिंग एक ही काउंटर से कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या देखा? अप काउंटर बनाना होता तो क्या करते थे? क्यू को ले आए क्लॉक से कनेक्ट कर देते थे, यही ना था। अगर डाउन बनाना होता तो क्यू बार को ले आए क्लॉक से कनेक्ट कर देते थे, ये होता था। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं? एक ही काउंटर बनाते हैं और उसमें कंट्रोल इनपुट देते हैं एम। एक कंट्रोल इनपुट देते हैं, उस कंट्रोल इनपुट के थ्रू जब हमको काउंट अप करना होता है तो हम इसको कुछ चेंज कर देते हैं। यानी अप करना होता है तो इसको 0 कर देते हैं तो ये अप काउंटिंग करने लगता है। अगर 1 कर देते हैं इसको तो ये डाउन काउंटिंग करने लगता है। यही काउंटर, सेम काउंटर 0 होने पे, m बराबर 0 रखने पे अप काउंटर का अप काउंटिंग करता है और m बराबर 1 रखने पे ये डाउन काउंटिंग करता है। तो ऐसा काउंटर कहलाता है अप डाउन काउंटर। तो यही चीज हम लोग देखने आ रहे हैं, 3 बिट बाइनरी अप डाउन रिपल काउंटर। तो देखिए ये कैसे बना है और कैसे वर्क कर रहा है, इसके वर्किंग को समझ लीजिए। सिंपल। तो हमको क्या दो ही चीज न करना है, अप बनाना है या डाउन। अप बनाने के लिए क्या होना चाहिए? क्यू को क्लॉक बार से कनेक्ट होना चाहिए, क्यू को निगेटिव स्ट्रिगर क्लॉक से कनेक्ट होना चाहिए अप बनाने के लिए। डाउन के लिए क्या है? क्यू बार को इससे कनेक्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया? दो एंड गेट का इनपुट इसमें डाल दिया ले जाके, क्यू को एक बार एक इसका इनपुट से, और अगला क्या इनपुट है इसका इनपुट है एम कॉम्प्लीमेंट। एम यहाँ पे ये नॉट गेट से पास होते हुआ है, यानी एम कॉम्प्लीमेंट। यानी यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? एम कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हो रहा है। और इसके इनपुट पे क्या अप्लाई हो रहा है? एम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यानी एंड गेट में दो इनपुट है, एक है एम कॉम्प्लीमेंट और क्यू, और दूसरे में क्या है? एम और क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दोनों का ले जाके और कर देना है, ठीक है। तो देखिए अब आप डाउन कैसे ये काम करेगा। अगर m बराबर 0 रखते हैं, m बराबर क्या हो जाए? 0, तो m बराबर 0 हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। m बार है यानी ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? QA आएगा। ये क्या आएगा? QA आएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे QA आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? m 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? QA बार आ जाएगा। तो 0 इंटू QA बार कितना हो जाएगा? ये 0 देगा, ये 0 देगा ना। और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 इंटू QA कितना हो जाएगा? यहाँ पे QA आएगा, यानी आउटपुट आ जाएगा। ए का जो आउटपुट होगा, क्यू का जो आउटपुट होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों का और होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? QA, यानी QA का मतलब क्या हो गया? Q आउटपुट यहाँ आ रहा है, यानी Q कनेक्टेड हो गया क्लॉक से। Q निकल के किससे कनेक्ट हो गया? निगेटिव स्ट्रिगर क्लॉक से कनेक्ट हो गया कनेक्ट। तो मालूम है कि जब Q क्लॉक से कनेक्ट होता है तो अप काउंटिंग होता है। Q जब क्लॉक से कनेक्ट होता है तो अप काउंटिंग होता है, यानी m बराबर 0 पे ये क्या कर रहा है? अप काउंटिंग कर रहा है। क्लियर, ठीक है। m बराबर 0 पे ये अप काउंटिंग कर रहा है। उसी तरह से हम कर दें m बराबर 1 कर दें। अगर क्या चले लेके m बराबर 1 लेके चले तो देखिए इसमें हम m बराबर 1 रखते हैं, क्या कि ये ऑलरेडी बना चुके हैं, गंदा हो चुका है, तो हम इसमें m कर देते हैं। देखिए ये वाला क्या है? ये वाला टर्मिनल m बार है और ये वाला टर्मिनल क्या है? m है। ये वाले पे क्या आ रहा है? Q आ रहा है, और ये पे इस पे क्या आ रहा है? Q बार आ रहा है। QA QB BA जो है तो वो तो फ्लिप फ्लॉप का नाम है, मत दीजिए, अभी नहीं देते, अभी सिर्फ Q और Q बार कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि पता है कि अगर Q यहाँ पे आएगा तो अप हो जाएगा और Q बार यहाँ पे आएगा तो डाउन हो जाएगा, यही ना है। तो अब करते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? m बराबर 1 कर रहे हैं। m बराबर 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? m बार है तो ये कितना हो जाएगा? 0, जबकि ये Q है। यहाँ m बराबर 1 करेंगे तो ये वाला टर्मिनल 1 देने लगेगा, ये Q बार है तो यहाँ क्या? 1 इंटू Q बार, ये क्या देगा? एंड गेट Q बार देगा। जबकि 0 इंटू Q, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन दोनों का और करना है तो 0 और Q बार क्या है? और होगा तो क्या आएगा? Q बार आएगा, यहाँ पे Q बार आएगा ना।
तो ये किससे कनेक्ट हुआ, मतलब क्यू बार का मतलब क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे होते हुए ये क्लॉक इससे कनेक्ट है, यानी इसमें क्या हो गया, क्यू बार किससे कनेक्टेड, क्लॉक से। ठीक है, कब, जब m बराबर 1 किया। तो क्यू बार जब क्लॉक से कनेक्ट होता है तब क्या होता है, डाउन काउंटिंग होता है, डाउन काउंटिंग होता है। और जब क्यू बार मतलब क्यू जब क्लॉक से कनेक्टेड होता है तो क्या होता है, अप काउंटिंग होता है। तो एक ही काउंटर में हम लोग दोनों काम कर रहे हैं, अप काउंटिंग भी कर रहे हैं, डाउन काउंटिंग भी कर रहे हैं। कब, जब m बराबर 0 रख रहे हैं तो यही काउंटर अप काउंटर हो जा रहा है, क्योंकि क्यू क्लॉक से कनेक्ट हो रहा है जाके उस टाइम में। और जैसे ही m बराबर 1 रख रहे हैं तो क्यू बार जाके क्लॉक से कनेक्ट हो रहा है और ये क्या हो जा रहा है, डाउन काउंटर की तरह काम करने लग रहा है। तो ऐसा काउंटर कहलाता है अप डाउन काउंटर, दोनों की तरह जो काम कर रहा है। क्लियर है, आई होप सो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस काउंटर के बारे में और उसके डिटेल के बारे में कि कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।